नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ ले जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। वाई अ ड्यू ड्रॉप नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट। क्लाउडी नाइट के समय पर ड्यू ड्रॉप क्यों नहीं बनती, यानी कि क्लाउडी नाइट के समय पर क्यों फॉग वगैरह क्रिएट नहीं होते, यह आपका सवाल है। क्योंकि क्लाउड जो है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर जाते हैं, अर्थ की जो रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, या फिर अर्थ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, या फिर अर्थ की सरफेस को कम तापमान हो जाएगा अगर क्लाउडी नाइट होगी तो अर्थ की सरफेस का। तीसरा कि क्लाउड जो है वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं हवा, चलने वाली हवाओं को, जिसके कारण से वो ग्राउंड लेवल पे वापस, जिसके कारण से ड्यू पॉइंट नहीं आ पाता है, फॉग वगैरह नहीं बन पाते हैं। इनमें से कौन सी चीज सही है? ड्यू पॉइंट आना क्या होता है? वो पानी वाली स्टेज आ जाना। कम ऑन, देखो ड्यू ड्रॉप क्रिएट होगी मतलब फॉग वगैरह ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा धरती के ऊपर ही, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। उस समय पे हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, पर अभी मैं टेम्परेचर इन्वर्जन के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि जब फॉग होता है कब होता है? जब तापमान ठंडा होता है। तापमान ठंडा होगा तभी क्या होगी? हवा सेचुरेट होगी और ड्यू ड्रॉप जो है उसका पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल नहीं है पर ये हवा है। मान लो इस हवा के अंदर अभी इतना पानी है। अभी अगर ठंडा तापमान होगा तो हवा क्या होगी? श्रिंक होगी। हवा श्रिंक होती है ठंडे तापमान में। जब हवा श्रिंक होती है तो उसके बाद में एक स्थिति आती है जब ये सेचुरेट हो जाती है, मतलब बॉटल जो है वो छोटी होती जाएगी, कैपेसिटी हवा की कम होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी जो है पानी रह जाएगा हवा के अंदर, वाटर वेपर ही वाटर वेपर रह जाएगी, और वाटर वेपर फिर बाहर दिखने लगेगी। दैट पॉइंट इज अ ड्यू पॉइंट। वो ड्यू पॉइंट के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ड्यू पॉइंट ना हमेशा ठंडे तापमान में ही हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि क्लाउड की वजह से ड्यू पॉइंट क्यों अटेन नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर आपका अगर आप लॉजिक लगाना चाहो विचार में कि आपको नहीं पता है कि वो क्यों होता है, तो भी आप ये लॉजिक तो लगा ही सकते हो कि अगर धरती की सरफेस का तापमान क्लाउडी नाइट में कम हो रहा होगा
तो वो तो ड्यू पॉइंट अटेंड करा देगा ना। फिर ये क्यों नहीं हो रहा? ड्यू पॉइंट अटेंड नहीं हो रहा क्लाउडी नाइट में क्योंकि वो तापमान को बढ़ा रहा होगा तभी, यानी कि सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर रेडिएशन को धरती की एब्जॉर्ब कर लेता है रात में, सूरज अगर पानी, अगर ऊपर जो वाटर वेपर है वो धरती की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो तापमान ठंडा हो जाएगा ना। धरती गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर धरती तो ठंडी होगी ना, और धरती ठंडी होगी तो ड्यू पॉइंट तो अटेंड हो जाना चाहिए। तो फिर ये वाला पॉइंट भी गलत ही हो गया ना फिर, क्योंकि जो भी चीज धरती को ठंडी कर रही है वो तो ड्यू पॉइंट को अटेंड कराएगी, पर क्लाउडी नाइट में ड्यू पॉइंट क्यों अटेंड नहीं हो रहा ये पूछा है। मतलब कोई सी ऐसी वस्तु है ना जिसकी वजह से तापमान गर्म हो रहा होगा, ठीक है, तो धरती की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता होगा, हाँ, इसकी वजह से तापमान बढ़ सकता है। दैट कैन बी अ राइट आंसर। और इनमें से, इन दोनों में से कुछ मान सकते हैं। अब विंड है, क्लाउड जो है वो विंड को वापस से धरती पे ले आते हैं, ये तो लॉजिक ही कह रहा है कि नहीं हो सकता, ठीक है, कि अगर क्लाउड जो है वो हवा को जो ऊपर जा रही है उसको वापस नीचे भेज देंगे तो उसकी वजह से विंड का सर्कुलेशन तो बढ़ जाएगा ना। विंड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फॉग कैसे क्रिएट हो, क्योंकि फॉग को क्रिएट करने के लिए तो हमको स्टेबल हवा चाहिए ना, काम की सिचुएशन चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इस कारण से बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो लॉजिक्स हो गए, ठीक है, सीधे सीधे लॉजिक से जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक और तरीका नॉलेज से। नॉलेज से कैसे? मान लो ये धरती है, धरती के आसपास ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा है। हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब हर एक प्रकार की जो गैस है उसका अपना एक अलग बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हवाएं ऐसी हैं जो ऊपर देखो आप, यहां पर सूरज है, मान लो ये सूरज है, हवा जो है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। सूरज की रोशनी मान लो धरती पे आ रही है तो सूरज गर्म है, जो भी गर्म चीज होती है उसकी रेडिएशन बहुत पतली होती है, मतलब वेवलेंथ कम होती है। धरती दिन भर इस सूरज की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी, गर्म होती जाएगी, थोड़ी रेडिएशन को छोड़ भी देगी। पर अगर धरती हमेशा सूरज की रेडिएशन को अब्सॉर्ब ही कर रही होती तो धरती तो अभी बिल्कुल आग बबूला हो गई होती ना। पर धरती का तापमान लगभग सेम होता है। इसका मतलब धरती क्या करती है, जितनी उसके पास रोशनी आती है, एनर्जी आती है, उस एनर्जी को वापस से फेंक देती है स्पेस में। दैट इज अ हीट बजट। तो फिर धरती जो है वो भी अपनी रेडिएशन को बाहर करेगी, मेनली रात के समय। पर धरती कैसी है? ठंडी है, सूरज गर्म है। गर्म है तो रेडिएशन कैसी है? छोटी है, कम वेवलेंथ की है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पर अगर मैं धरती को देखूंगा तो धरती के ऊपर आपको ठंडा तापमान देखने को मिलेगा, तो रेडिएशंस कैसी होंगी? बड़ी होंगी। दोनों के कैरेक्टर अपने आप में अलग होंगे। चलो दोनों के कैरेक्टर अपने आप में अलग हैं, तो सूरज की रोशनी जो वहां से आ रही है, सूरज की जो रेडिएशन है जो वहां से आ रही है वो अलग है, धरती की रेडिएशन अलग है। अब एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, अलग अलग गैस की वजह से। आपने कार देखी होगी, कार के अंदर आपने प्राप्त किया होगा कि सूरज की रेडिएशन अंदर एंटर कर जाती है पर अंदर से बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि कांच लगे होते हैं, तो कांच जो है वो हल्की रेडिएशन, जो बड़ी रेडिएशन है उसको बाहर नहीं जाने देते, जिसके कारण से आपकी कार जो है अगर आप 1-1.5 घंटा धूप में रख दोगे तो वो भभक उठेगी, गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जाने वाली बड़ी वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देती, पर सूरज की बारीक रेडिएशन को अंदर आने देती है। इस तरीके का बिहेवियर हम लोग को देखने को मिलता है। वही चीज कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह करते हैं। पर वाटर वेपर का एक अलग बिहेवियर है। वाटर वेपर जो है वो ना तो धरती की रेडिएशन को बाहर जाने देती है, ना ही सूरज की रेडिएशन को अंदर आने देती है। मतलब वाटर वेपर क्या करेगी? सूरज की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगी और धरती की रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट कर देगी। इसी कारण से जब बादल होंगे, बादल क्या है? वाटर वेपर। जब बादल होंगे तो सूरज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रेडिएशन धरती तक आ ही नहीं पा रही है। वो क्लाउड जो है, वाटर वेपर जो है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। पर जब बादल होंगे उस समय पे आपको उमस बहुत लगेगी, गर्मी महसूस होगी। होती है? क्यों होती है? क्यों? क्योंकि धरती की रेडिएशन भी नीचे आ रही है, तो धरती की रेडिएशन बाहर नहीं जा पा रही, वो अंदर ही अंदर भटक रही है।
तो क्या हो रही है, धरती गर्म महसूस होने लग रही है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्लाउड की वजह से। तो क्लाउड क्या करते हैं, धरती को गर्म कर देते हैं। जब क्लाउड धरती को गर्म कर देते हैं, रात में तापमान गर्म रहेगा, तो उसकी वजह से ड्यू पॉइंट अटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्लाउड जो है वो क्या कर देते हैं, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है, अब वहीं आता है ड्यू पॉइंट अटेंड कराने के लिए किन किन कंडीशन की आवश्यकता होती है। ये होती है ड्यू पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे मतलब चिपक जाना। तो एक तो क्लियर स्काई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो समझ में आ गया। दूसरा, काम हवा होनी चाहिए। ठीक है, ड्यू पॉइंट अटेंड होता है जब, देखो ड्यू पॉइंट अटेंड हुआ है तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ड्यू पॉइंट ऊपर जाके अटेंड हो रहा हो, ऊपर जाके वो क्लाउड बन जाएंगे। पर ड्यू ड्रॉप तो तब होगा ना जब वो धरती के ऊपर, फॉग वगैरह तब क्रिएट होंगे ना जब वो धरती के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ के वाटर वेपर है, यहां पर हवा है, ये ऐसी है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तापमान ठंडा होता जाएगा, बॉटल छोटी होती जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। जनरली ऐसा होगा। पर वो तो क्लाउड हो गया ना, वो फॉग कहां हुआ। फॉग क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना है, धरती के ऊपर ड्यू पॉइंट लाना है। अगर मेरे को धरती के ऊपर ड्यू पॉइंट लाना है तो मेरे को हवा को ऊपर नहीं जाने देना है। अब हवा ऊपर जाती है कन्वेक्शनल करंट की वजह से, ये कन्वेक्शनल करंट नहीं बनने देना। कन्वेक्शनल करंट क्यों होता है, क्योंकि ऊपर तापमान ठंडा होता है, नीचे तापमान गर्म होता है। इस कारण से गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है। ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, क्योंकि काम की स्थिति नहीं है ना। पर अगर यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन करा दो तो क्या हो जाएगा, काम की स्थिति हो जाएगी। काम की स्थिति हो जाएगी तो धरती के ऊपर ही क्या हो जाएगा, सब कुछ बनने लगेगा। तो ये काम की स्थिति होनी चाहिए, ये होना चाहिए। साथ में ये बॉटल है, इसके अंदर पानी तो होना ही चाहिए ना। हवा के अंदर पानी नहीं होगा तो ड्यू पॉइंट कैसे आएगा, तो दैट इज ह्यूमिडिटी। और कोल्ड लंबी नाइट होनी चाहिए। इन सारी चीजों के जरिए ड्यू पॉइंट जो है वो अटेंड हो पाता है ना। मेनली वो फॉग जो है वो अटेंड हो पाता है। इसके अलावा फिर बात करते हैं एड्रियाटिक। अगला सवाल, इन पेयर को कंसिडर करो। एड्रियाटिक सी अल्बानिया से बॉर्डर शेयर करता है, ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर होती क्रोएशिया की, कैस्पियन सी से होती कजाकिस्तान की, मेडिटेरेनियन सी से होती मोरक्को की, और रेड सी से होती सीरिया की। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 1 2 4 1 3 4 2 5 1 2 3 4 5। कम ऑन। कम ऑन फास्ट। चलो जल्दी, पहले लॉजिक से करेंगे फिर फैक्ट से करेंगे। ठीक है, लॉजिक। लॉजिक तो ये है कि यार यहां पर मेरे को कौन कौन से देश सुने हुए हैं, पहले तो मैं वो सोचूंगा कि जो देश सुने हो उसके ऊपर दिमाग लगाऊं, जो सुने ही नहीं उसके ऊपर दिमाग कैसे लगेगा। मैंने तो सारे सुने हैं। ठीक है, अल्बानिया भी सुना है, क्रोएशिया भी सुना ही है, यूरोप के अंदर उधर की तरफ है ना। एक्चुअल में ये एड्रियाटिक सी से बॉर्डर शेयर करता है, अल्बानिया भी एड्रियाटिक सी से करता है। ठीक है, ब्लैक सी से नहीं कर पाएगा। तो कजाकिस्तान सुना है, मोरक्को सुना है, सीरिया सुना है, सभी सुना है। चलो मान लेते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ नहीं तो कजाकिस्तान तो सुना ही होता है कि ये एशिया के अंदर ऊपर ही है। एक ये मोरक्को का नाम सुन लेते हैं, एक ये सीरिया का नाम सुन लेते हैं क्योंकि इसराइल के आसपास है, तो इसराइल के अंदर वो सारी लड़ाई वगैरह जो है वो चलती रहती है। इस कारण से सीरिया का नाम जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि हाँ भाई सीरिया भी एक जगह है कोई सी। अब यहां पर अगर आप दिमाग लगाने बैठोगे तो कजाकिस्तान कई इमेज आपके दिमाग में बनेगी। कजाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया के थोड़ा ऊपर सेंट्रल एशिया के आसपास, और अधिकतर सेंट्रल एशिया के देश जो वेस्टर्न साइड में है ये सब कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये भी याद आएगा, ईरान के जस्ट ऊपर। ठीक है, वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की कोशिश, वो सारी कहानी याद आनी चाहिए। वो अगर याद आई तो आपके दिमाग में ये याद आ जाएगा कि हाँ यार ये कैस्पियन सी से होता है। लॉजिक लगा के करा, मतलब अलग अलग जो मेरे दिमाग में खबरें आई, जो मेरे दिमाग में न्यूज वगैरह आई, उनसे मैंने लगा लिया दिमाग कि हाँ भाई कैस्पियन सी
होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम लोग यहाँ से ही बना रहे हैं, वहां से कजाकिस्तान वगैरह भी पास पड़ता है, इसका मतलब हो रहा है, ठीक है। और वेस्टर्न साइड के अंदर कैस्पियन सी आता है, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके लिए। दूसरा है मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को। ये तो रट्टू चीज है, पता होती है। मोरक्को एकदम कोने में अफ्रीका के ऊपर की तरफ, और अफ्रीका के जस्ट ऊपर मेडिटेरेनियन सी बना ही हुआ है। तो मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर वाले देश तो पता ही होते हैं, मतलब 3 और 4 तो सही होता है, 3 और 4 सही होता है। अगर 3 ही लगा दिया वैसे, तो 3 लगाने पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ए और सी तो नहीं हो सकता, और 3 और 4 होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बी और डी में से एक है। 50% की सिचुएशन है। आ गए भाई साहब यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे सोचते हैं कि चलो मैंने ये 2 देश नाम सुने, एक सीरिया सुना है। अच्छा, सीरिया क्या रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है क्या? इजराइल वगैरह के आसपास कौन सा सागर आता है? क्या बात करते हो आप कि भाई साहब कहाँ लड़ाई हो रही है? जल्दी देखो यहाँ, तो आप प्राप्त करोगे कि ये आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा। अगर मेडिटेरेनियन सी इजराइल, और इजराइल के तो ऊपर है सीरिया, है ना, रेड सी और नीचे होगा, तो वहां से अगर लॉजिक लगाऊं मैं कि इजराइल मेडिटेरेनियन सी के पास में है, इसका मतलब सीरिया भी मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करेगा, इसका मतलब रेड सी भी नहीं हो सकता, यानी कि फिफ्थ तो गलत ही हो जाता है। इन लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि यार ये फिफ्थ गलत हो सकता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। फुल लॉजिक, कुछ रट्टू चीज नहीं लगाई मैंने, ठीक है। मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ा उनका अलग अलग नॉलेज जो है वो पेपर पे उतारा और कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये सारे लॉजिक मैंने घर से लगा के नहीं आया हूँ, ठीक है। ये लॉजिक यहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है, खैर क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए, वरना मैं आंसर भी ऐसे याद नहीं किए हुए हैं कि इसके आंसर ये हैं ये हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि पहले किए हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो पता है मेरे को, है ना। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके के लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, अपन उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, उन फैक्ट का प्रयोग कैसे करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो यहां से 1 3 4 बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे देख भी लो कि अगर आप सबसे पहले एड्रियाटिक सी को देखोगे तो एड्रियाटिक सी कहाँ है? एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, क्रोएशिया, और फिर इसके नीचे आपको अल्बानिया देखने को मिलेगा, अल्बानिया बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये मोंटेनिग्रो, सॉरी, बोस्निया हर्जेगोविना, उसके नीचे अल्बानिया है। फिर मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी से इजराइल याद रखना, सीरिया याद रखना, लेबनान याद रखना, इधर ऊपर टर्की बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये तुनीशिया करता है, अल्जीरिया करता है, इजिप्ट करता है, ठीक है। उधर वो मोरक्को, ये वाला मोरक्को है, मोरक्को करता है, ठीक है। फ्रांस करता है, स्पेन करता है, ये सब जो है वो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया अपना। इसके अलावा फिर ब्लैक सी आ जाता है, तो ब्लैक सी से क्या कहा था इसने? क्रोएशिया। अब क्रोएशिया आप देख सकते हो, क्रोएशिया अल्बानिया से, सॉरी, एड्रियाटिक सी में है, ये रहा क्रोएशिया, ब्लैक सी यहां पर है, कैसे हो सकता है ये चीज? तो ये तो लॉजिक भी लगता तो आ जाता है, सी फॉर क्रोएशिया, ये सी बना हुआ है, ये सी फॉर क्रोएशिया, ठीक है। क्लियर? दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके, आवाज के जरिए, ठीक है। लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो, तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।